नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग के बीच जो चर्चा का संदर्भ बिंदु है वो है गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो आप देखते हैं कि 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों ने जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें डिस्कस किया, और 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिभाग नहीं हुआ था। तो कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करे इस उद्देश्य से गांधी इरविन समझौता होता है, और फिर गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, उन पर आधारित जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए परीक्षाओं में या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्नों को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जा करके आप सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि देखिए कोई भी कार्य जब करते हैं एक चरणबद्ध तरीके से होता है तो वो आसानी से समझ में आता है और उसमें सफलता आसानी से सुनिश्चित हो जाती है। तो कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जो उसके पूर्व में संस्थाएं गठित हुई उनको देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, फिर कैसे कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो एक क्रमबद्ध तरीके से वो वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप पहले उनको चेकआउट करिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए और देखिए, तो एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, यानी यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये मुख्य रूप से इसका क्या कारण था, किस उद्देश्य से हुआ था। तो पहला है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज कराने के लिए, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, तीसरा गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, चौथा नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो किस उद्देश्य से ये गांधी इरविन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ही ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ, इसकी डेट भी आपसे पूछी जाती है। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। डेट भी आपको ध्यान रखनी, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और ये इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं उनमें कांग्रेस प्रतिभाग करे, कांग्रेस अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज कराए। क्योंकि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा, और जो भी लोग यहाँ से गए थे वो अपनी व्यक्तिगत हितों को लेकर के वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो ये समझ में आया कि जब तक कांग्रेस वहाँ पर शामिल नहीं होगी तब तक भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कोई भी कार्य प्रगति को नहीं प्राप्त कर सकता। इसी उद्देश्य से जो भारत में उस समय गवर्नर जनरल और वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उन पर दबाव पड़ा और उनसे कहा गया कि आप गांधी जी के साथ समझौता करें ताकि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करे। तो इसी उद्देश्य से ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो अभी आपसे चर्चा की है 1931 में हुआ है और साथ ही साथ 5 मार्च को हुआ है, तो आपको डेट भी याद रखनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौता में क्या शामिल था या थे? मतलब ये कि इसमें 4 कथन दिए हैं, इनमें से कोई एक भी शामिल हो सकता है और कोई या सभी हो सकते हैं या 2 भी 3 भी ऐसे। तो क्या क्या इसमें शामिल था उसको हमें देखना है। पहला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति करना। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल ही सही है।
कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना। अब दूसरा देखें तो असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो देखिए, असहयोग आंदोलन तो इस समय चल नहीं रहा था। आंदोलन कौन सा चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में भी देखें तो बहुत सारा असहयोग शामिल था। सविनय अवज्ञा मतलब एक तरफ तो कानूनों का उल्लंघन करना था, साथ ही साथ इसमें आप देखें तो बहुत सारा असहयोग। जब आप अवज्ञा कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार के साथ असहयोग की भूमिका में ही हैं। हालांकि असहयोग आंदोलन के नाम से आंदोलन ऑलरेडी चल चुका था, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में यही दिया हुआ है और आयोग ने इसको सही माना भी है। तो ये भी था। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हैं तो गांधी के सुझाव की स्वीकृति। गांधी ने सुझाव रखा था कि जो पुलिस के द्वारा ज्यादती की गई है उसकी एक निष्पक्ष जांच हो, एक जांच समिति गठित की जाए, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये भी सही है। और आप इसी क्रम में देखते हैं क्या है कि हिंसा का अभियोग नहीं था, और आप देखते हैं 5 मार्च को समझौता होता है और 23 मार्च को 3 लोगों को फांसी दी जाती है। वो 3 लोग कौन हैं? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। क्यों इनकी फांसी जो है ये नहीं टली थी? क्यों नहीं टली थी? क्योंकि इनके ऊपर हिंसक आरोप थे और साफ साफ इसमें था कि जो भी हिंसक आरोपी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हिंसक अभियोग वाले जितने भी अपराधी थे, जितने भी कैदी थे, उनको रिहा करने का प्रावधान, उनको ना रिहा करने का प्रावधान था। तो ये भी सही है कि उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं। जो नहीं सही है वो है पुलिस की जातियों की जांच करना। तो A, B एंड D, या बल्कि इनकी जो नंबरिंग है, इनकी नंबरिंग को आप ऐसे कर ले 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। 1, 2 एंड 4 ये बी विकल्प में आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को। क्यों गांधी जी इनकी फांसी को नहीं टाल सके थे? क्योंकि गांधी इरविन समझौते में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई थी कि सिर्फ उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन पर कोई हिंसक मामला नहीं है, और आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पे हिंसक मामले थे, इसलिए इनकी रिहाई नहीं हुई थी और आगे चलकर 23 मार्च को इनकी फांसी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया? तो देखिए कौन सा आंदोलन चल रहा था? जो आंदोलन चल रहा था उसी का तो स्थगन होगा। तो जो स्थगन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया गया था। अब जब आप देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा, गांधी जी को मई जो आपका 1930 में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके रद्दा जेल में रख दिया गया। अब जब गिरफ्तार हैं तो कैसे जाएंगे सम्मेलन में भाग लेने या इरविन से मिलने के लिए? जो समझौता हो रहा है तो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले तो गांधी जी ने ये स्थगन किया, गांधी जी को रिहा किया गया और उसके बाद वार्ता हुई इरविन के साथ में, समझौता हुआ और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तो किस आंदोलन का स्थगन हुआ? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देख लीजिए यहाँ पे शब्द क्या है? स्थगन। यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है कि समाप्ति हुई हो, समाप्ति बिल्कुल नहीं हुई। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होंगे, वापस आके पुनः शुरू कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फिर वो 1934 तक चलेगा। तो यहाँ पर स्थगन जिसका हुआ था वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जो गांधी इरविन समझौता है, ये समझौता हो जाए गांधी और इरविन के बीच में, तो इसमें जो मीडिएटर थे वो कौन थे? तो ये थे तेज बहादुर सप्रू, और साथ ही साथ इनके जो और एक लोग थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे M.R. जयकर। तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इन्हीं के प्रयासों से ये जो समझौता हुआ, ये समझौता हो पाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। अगर कभी तेज बहादुर सप्रू विकल्प में ना दिया हो तो आप M.R. जयकर को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा है? गांधी इरविन समझौते के बाद
गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है, वो कहा है सरोजनी नायडू ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गांधी इरविन को महात्मा कहने वाले जो हैं वो हैं सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? जो गांधी जी को जो लाभ हुआ, यानी समझौते में जो शर्तें गांधी जी की मानी गई, तो उसको सांत्वना पुरस्कार कहा गया। तो किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस है, एलन कैम्पबेल जॉनसन है, बीजी हार्डिंगर है, या फिर सरोजनी नायडू? तो किसने कहा? तो ये कहा एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। और इनके बारे में आप जाने रहिएगा, ये इरविन के जीवनीकार भी हैं। तो ये हैं इरविन के जीवनीकार। अगर कभी आपसे पूछे कि इरविन के जीवनीकार कौन है, तो आपको जॉनसन याद रखना है। जॉनसन याद रखेंगे तो आगे का याद ही रहेगा, एलन कैम्पबेल जॉनसन। तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने ही इसे सांत्वना पुरस्कार से तुलना की है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसमें क्या क्या शर्तें मानी जाएंगी, क्या नहीं, क्या क्या शर्तें रखी जाएंगी, ये सब जो एक मसौदा, एक प्रारूप तैयार होता है, वो प्रारूप किसने तैयार किया था, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। हर्बर्ट इमर्सन है, तेज बहादुर सप्रू है, एम.आर. जयकर है, सरोजनी नायडू। तो ये प्रारूप तैयार करने वाले थे हर्बर्ट इमर्सन। हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा ही गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन, और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। आपसे पूछा जा रहा है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। और ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 26 मार्च को। ये एक विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। तो जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 26 मार्च 1931 को हुआ, इस अधिवेशन में गांधी को काले झंडे दिखाए गए। और गांधी को काले झंडे क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि आप इससे पहले देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता हो रहा है, और उस समझौते के बावजूद 23 मार्च को 3 लोगों को फांसी दी जा रही है। किसको किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो उसी से जनता आक्रोश में थी, और जब गांधी जी कराची अधिवेशन में आते हैं भाग लेने के लिए, तो जनता उनको काले झंडे दिखाती है। हालांकि जब गांधी जी बोलते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है, और गांधी जो अपना भाषण देते हैं उससे जनता इतना प्रभावित हो जाती है कि जो जनता उनको काले झंडे दिखाने आई थी, काले झंडे दिखा रही थी, वो ही जनता गांधी की जयकार लगाती है। और इसी पे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि गांधी जी के सम्मान की ये पराकाष्ठा है। गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है कि जो आपको काले झंडे दिखाने आए थे जो लोग, वही आपकी जयकार लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कराची अधिवेशन के संदर्भ में इतनी सारी बातें महत्वपूर्ण है। कराची अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी उसके संदर्भ में जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और 1931 में भी एक विशेष अधिवेशन था। कब हुआ था? 26 मार्च में। जो कांग्रेस के नियमित वार्षिक अधिवेशन होते थे वो दिसंबर माह में हुआ करते थे। ये आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1931 में कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रतिरूपित किया था? तो यहाँ पर इसकी जो हमने बताया कि कुछ विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य के नाम से एक प्रस्ताव उसमें था, प्रावधान था। दूसरा, एक आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव उसमें पारित हुआ था। तो मूल अधिकार एवं कर्तव्य के नाम से और आर्थिक कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव, जो संकल्प पारित हुआ था, उस संकल्प के किसने प्रतिरूपित किया? तो वो प्रतिरूपित करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो अभी आपको बताया कि ये माना है सुभाष चंद्र बोस ने, यानी एस.सी. बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि जो लोग गांधी जी को काले झंडे दिखाने आए थे वही लोग गांधी जी के जयकारे लगाने लगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसी को कहा है गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लगाएं। अब यहाँ पर 3 घटनाएं हैं, उनको आपको क्रमानुसार लगाना है। तो कराची अधिवेशन
कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये तीनों घटनाएं मार्च की हैं और कराची अधिवेशन हुआ था 26 मार्च को। राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को। गांधी बिन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च को। तो अब इनको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 5 मार्च, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 2 और इसके बाद आएगा 1। 321 321 ए विकल्प में आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम संबंधी निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 घटनाएं दी हैं और सीधी सी बात है, इनको क्रमानुसार ही लगाना है। गांधी बिन समझौता, फिर से हम लोग आप डेट लिख लेते हैं। जब हम लोग डेट लिख करके करेंगे तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जितनी बार डेट लिखेंगे, लिखने का काम कम मत करिए, लिखेंगे जितनी बार तो उतना ही रिकॉल होगा और याद हो जाएगा। तो गांधी बिन समझौता कब हुआ? 5 मार्च को हुआ। कराची अधिवेशन कब हुआ है? ये 26 मार्च को हुआ है। भगत सिंह को फांसी, अभी उसमें राजगुरु को था, अब यहाँ पर भगत सिंह को फांसी है, तो कब हुई थी? ये तीनों लोगों को एक ही दिन हुई थी ना, 23 मार्च को। पूना समझौता ये 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। तो ये 1932 की घटना। अब इसको क्रमानुसार लगा लेते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? 5 मार्च, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 1। इसके बाद हो जाएगा 23 मार्च, यानी कि 3। उसके बाद हो जाएगा 26 मार्च, यानी कि 2। और इसके बाद आ जाएगा पूना समझौता 1932, यानी कि 4132 4134 ए विकल्प में है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? क्या सही नहीं है? किसके बारे में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। पहला, यह 1930 में आयोजित हुआ। बिल्कुल 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी इसमें। इसका आयोजन लंदन में हुआ। बिल्कुल तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था, ये गलत है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है डी विकल्प और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। शेष तीनों सही हैं और जो गलत है वो है डी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग नहीं लिया था और भाग नहीं लेने की वजह से ही गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी को या कांग्रेस को आमंत्रित किया जाता है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने प्रतिनिधित्व किया ईसाइयों का, किसने हिंदुओं की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, किसने महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, किसने सिखों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ईसाइयों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था केटी पॉल ने। और अगर यहाँ पर देखा जाए हिंदू महासभा की ओर से, तो हिंदू महासभा की तरफ से जिन्होंने किया था वो किया था एम.आर. जयकर ने। और सरदारों की तरफ से जो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, तो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था संपूर्णानंद ने, सरदार संपूर्ण सिंह ने। और जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो दलित वर्ग की तरफ से किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ इसमें 16 प्रिंसली स्टेट्स ने भी भाग लिया था, यानी कि जो देसी रियासतें थी उन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व थे केटी पॉल। सिख, अगर कभी सिख पूछ लिया जाए तो सरदार संपूर्ण सिंह थे। हिंदुओं की तरफ से एम.आर. जयकर थे। दलित वर्ग की तरफ से आपको सोचना ही नहीं है, सीधा डॉक्टर अंबेडकर पर आप टिक कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब इसमें बताना है कि किसने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था। और सरोजनी नायडू जो थी
ये भारत सरकार की तरफ से महिलाओं की प्रतिनिधि बनाकर के भेजी गई थी। तो इन सरोजिनी नायडू के संदर्भ में या तो आएगा विकल्प में भारत सरकार या आएगा महिलाओं की प्रतिनिधि। तो अगर भारत सरकार दिया है तो निश्चित तौर से आप भारत सरकार पे टिक करिएगा, और अगर भारत सरकार नहीं दिया है तो आपके सामने विकल्प में होगा महिलाओं की प्रतिनिधि। तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये गई थी, और इनके साथ में बेगम शहनवाज थी, बेगम शहनवाज। तो सरोजिनी नायडू और बेगम शहनवाज ये दोनों भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई थी, और ये नामित की गई थी सरकार की तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की तरफ से थे, और मौलाना आज़ाद नहीं, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ये दोनों गए थे राष्ट्रीय दल की तरफ से। राष्ट्रीय दल की तरफ से मदन मोहन मालवीय और साथ ही साथ एनी बेसेंट, तो ये दोनों लोग राष्ट्रीय दल की तरफ से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, मौलाना आज़ाद नहीं गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय भी गए थे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, सरोजिनी नायडू भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, जबकि मदन मोहन मालवीय जो हैं ये राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। सरोजिनी नायडू के साथ उनके सहायक कौन थी? बेगम शहनवाज थी, और मदन मोहन मालवीय के साथ में कौन थे? एनी बेसेंट। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 यानी कि सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। 1 2 और 3 गए थे, और मौलाना आज़ाद ये नहीं गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो गए थे वो गए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। कारण, गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो देखिए, पहला जो कथन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? गांधी जी गए थे ना कांग्रेस के प्रतिनिधि बन करके। तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर क्या होगा? गांधी, यानी कि ये कथन जो है ये गलत हो गया। गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज में भाग लेना अंतर्निहित था, बिल्कुल अंतर्निहित था। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है, कथन गलत, यानी कि ए गलत है, आर सही। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तब कहाँ ठहरे थे? तो कहाँ ठहरे थे? तो ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में। और वहाँ जब ये ठहरे, आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो सम्मेलन है कब शुरू हुआ, गांधी जी कब पहुँचे? तो गांधी जी 12 सितंबर को पहुँचे थे, जबकि जो ये सम्मेलन है 7 सितंबर को शुरू हो चुका था। और गांधी जी किंग्सले हॉल जाते हैं, फिर वहाँ लंका शहर के जो मजदूर हैं उनसे भी मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं। तो वहाँ पर ये एक सोशली लोगों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ ठहरे थे? तो जहाँ ठहरे थे वो था किंग्सले हॉल, सेंट जेम्स पैलेस में आयोजन हुआ था गोलमेज सम्मेलनों का। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे सेंट जेम्स पैलेस में। इंडिया हाउस ये क्या था? ये एक हॉस्टल था, और ये जो हॉस्टल था, ये हॉस्टल किसने बनवाया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया था। और ये भारत से जो भी क्रांतिकारी जाते थे वो यहीं जाकर के रहते थे। तो भारतीय क्रांतिकारियों का ये अड्डा था इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस क्या था? एक हॉस्टल था। आप देखिए, वीडी सावरकर है, मदन लाल ढींगरा है, ये सब कहाँ रहे थे? ये इंडिया हाउस में ही रहे थे जाकर के। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, किंग्सले हॉल। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से किस पानी के जहाज से लंदन गए? अब पूछा जा रहा है किस पानी के जहाज से गए। मतलब आज आप कहीं जाएं मीटिंग करने के लिए, वही है कि मोदी जी कहीं मीटिंग करने जाएं तो पूछा जाए कौन सा प्लेन, अब उनका प्लेन का नाम भी याद रखा जाए, या शिप से जा रहे हैं, मतलब जैसे जिस चीज़ से यात्रा कर रहे हैं वो भी याद रखा जाए, तो वही वाली चीज़ है। तो किस पानी के जहाज से लंदन गए थे? तो ये SS राजपूताना से गए थे। आपको राजपूताना ध्यान रखना है।
SS मुल्तान है, SS कांतेरोसो है, SS वायसराय ऑफ इंडिया है, तो इसमें सभी में SS लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है राजपूताना। और प्रश्न अक्सर ऐसे ही पूछता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं ताकि परीक्षार्थी कंफ्यूज हो और उस समय अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके सही विकल्प तक पहुँचे, यही एग्जामिनर पूछना चाहता है। एग्जामिनर सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं करता कि आपको कितना नॉलेज है, वो ये भी देखता है कि आप सही चयन कर, अगर कुछ विकल्प में चेंजेस कर दिए जाएं तो क्या आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी बुद्धि की क्षमता परीक्षण करता है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकते हैं, चीज़ों को समझने का आपका दृष्टिकोण क्या है, तो इसको भी जो एग्जामिनर है वो चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे। तो कहाँ गए थे गांधी जी 31 में? 1931 में गांधी जी गए थे लंदन, तो लंदन से ही खाली हाथ वापस लौटे थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो वहाँ पर चाह रहे थे, जो जितनी भी मांगें गांधी जी ने रखी, उन मांगों को वहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया जिस रूप में गांधी जी चाहते थे। तो गांधी जी असंतुष्ट होकर वापस आए थे और गांधी जी भारत आकर के कहते हैं कि मैं बेशक खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मैंने लेकिन मुझे जिस ध्वज का वाहक बनाकर भेजा गया था, मैंने उस ध्वज को झुकने नहीं दिया। तो गांधी जी खाली हाथ लौटते हैं, कहाँ से? लंदन से। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस, सत्ता हस्तांतरण की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ऑलरेडी स्थगित हुआ था, तभी गांधी जी गए थे ना। सत्ता हस्तांतरण की थी, अभी तो सत्ता हस्तांतरण जैसी कोई बात ही नहीं हुई, तो संवैधानिक गतिरोध इतना चला आ रहा, अभी सत्ता हस्तांतरण की कैसे बात हो जाएगी। डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मिला था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है और ये भारतीय दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि अब जैसे ये जो गोलमेज सम्मेलन है, इनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो क्या इनका इसी रूप में प्रयोग करना चाहिए, इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए? तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि इनका इस रूप में उल्लेख करना गलत है। क्योंकि आपको बताना है कि क्या कारण है। 4 कारण दिए इनमें से। पहला, इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया, उन्होंने पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ये भी सही है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी बीच में ही हट गई और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई। लेकिन इन तीनों कथनों से कहीं से यह साबित होता है कि इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन नहीं कहना चाहिए। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। तो ये इसका कारण है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात हुई। अब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंबे समय तक चली और 3 चरणों में हुई। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो 3 अलग अलग चरण थे उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण कह दिया गया और उन प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरणों को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहा गया। तो ये गलत है, क्योंकि ये एक ही सम्मेलन था जो 3 राउंड में हुआ या 3 चरणों में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के जब भी प्रश्न आए जिसमें जब प्रश्न आपको बड़े लगे, तो एक काम आप अवश्य करिएगा कि प्रश्न को बहुत धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। कभी भी बड़ा प्रश्न देख करके घबरा करके जल्दबाजी में उत्तर मत करिएगा। अगर बड़ा प्रश्न है तो सारे प्रश्न इतने बड़े नहीं होते हैं, कुछ एक प्रश्न ही बड़े होते हैं, उनको धैर्यपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर धैर्यपूर्वक आप पढ़ लेंगे आपका उत्तर सही हो जाएगा। कई बार परीक्षार्थी प्रथम, द्वितीय पता चला, पहला दूसरा विकल्प पढ़ लिया, तीसरे चौथे तक आते ही नहीं हैं और वहीं से उत्तर टिक कर देते हैं।
जबकि अप्रोप्रिएट हो सकता है कहीं मिलता जुलता उत्तर हो, लेकिन उसका हो सकता है कि चौथा विकल्प या तीसरा विकल्प ज़्यादा सही हो। तो ये भी तो अब आपसे जानना चाहते हैं एग्जामिनर्स की सही विकल्प हैं, 2 सही हैं, लेकिन उनमें से कौन सा ज़्यादा सही है। तो वो तभी आप कर पाएंगे जबकि आप चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक पढ़ना बहुत आवश्यक है यदि आप चयनित होना चाहते हैं, आप सिलेक्शन के दायरे में आना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। थर्ड पॉइंट है, तृतीय गोलमेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सही हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी, बिल्कुल रखी, पहला कथन सही है। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, बिल्कुल रखे गए थे। आप देखते हैं कि जो ये गोलमेज सम्मेलन होता है इसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड जो वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं उस समय, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, सांप्रदायिक पंचायत जिसको कहा जाता है। तो जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है तो उसमें दलितों को भी एक पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाता है। इसी के विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं जेल में। तो फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है जो कि पूना पैक्ट कहा जाता है। तो जो पूना पैक्ट होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपका निर्वाचन मंडल, जो सामान्य निर्वाचन मंडल है, उसमें दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो आप ज़्यादा संख्या में सीटों पर आप चुनाव लड़िए, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल नहीं प्रदान किया जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, इसको जब संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे तो 1909 का जब अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का अधिनियम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें पृथक निर्वाचन मंडल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या था और आरक्षित में क्या फ़र्क है। तो ये भी सही था। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने किसकी तरफ से प्रतिभाग किया था। अभी आपसे बात हुई थी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो सरोजनी नायडू है ये भारत सरकार की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और जो 2021 का पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। जिस समय लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था। अब क्या पूछा जा रहा है, इंग्लैंड का सम्राट कौन था। तो इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज पंचम। ये वही जॉर्ज पंचम है जिनके सम्मान में 1911 का दिल्ली दरबार लगा था। और दिल्ली दरबार किसके समय लगा था, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय लगा था। और इसी में घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता है उसको दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। और जॉर्ज पंचम ही ऐसे हैं जो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो नियमित वार्षिक अधिवेशन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस सम्राट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में प्रतिभाग किया था, तो वो है जॉर्ज पंचम। तो 1930 से 32 तक जो ये सम्मेलन चला है इसमें कौन था, जॉर्ज पंचम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। क्या पूछा जा रहा है, अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड क्या थे, ये थे प्राइम मिनिस्टर, तो इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जबकि जो उद्घाटन किया गया था वो सम्राट के द्वारा किया गया था। और सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो जॉर्ज पंचम। और अध्यक्षता किसने की, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से प्रारंभ हुआ था। तो कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 1931।
और 12 सितंबर को गांधी जी पहुंचते हैं लंदन। तो प्रारंभ हो जाता है 7 सितंबर से, लेकिन गांधी जी प्रतिभाग करने पहुंचते हैं कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। गांधी जी कब पहुंचते हैं लंदन? 12 सितंबर 1931 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरकार द्वारा नियुक्त मुस्लिम प्रतिनिधि थे। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें सरकार की तरफ से मुस्लिम प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में नामित किए गए थे सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि थे। आपसे चर्चा हो चुकी है, राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन था? राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में थे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, यानी इस 1 और 2, इस प्रश्न का सही जवाब है 1 और 2, ये राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखते हैं। किस सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया? तो एक श्वेत पत्र जो जारी किया गया, ये श्वेत पत्र एक गज़टेड डॉक्यूमेंट हो गया। ये जो जारी किया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। देखिए, साइमन आयोग आया था भारत, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भी चर्चा हुई थी उनको उन सब पर डिस्कस करके, सबको एनालाइज करके एक निचोड़ जो प्रस्तुत किया गया, वो एक श्वेत पत्र जारी किया गया। और ये श्वेत पत्र कब जारी किया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात। और यही जो श्वेत पत्र है, यही श्वेत पत्र 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका आधार बना। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार यही श्वेत पत्र बना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से प्रारंभ हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कब से प्रारंभ हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1932 से। इसमें जो भी डेट्स दी हैं, सारी डेट्स 1932 की दी हुई हैं। और कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1932। तो यहाँ पर आकर के प्रश्न हमारे पूरे हो जा रहे हैं। गांधी इरविन समझौता और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, इन पर आधारित जो भी प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, उन सब पर चर्चा की गई है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और साथ में जो उनकी व्याख्या की है उसको ध्यान से सुनते हुए, अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगता है कि आपको नोट करना चाहिए तो आप उसको नोट कर लीजिए और आप अपनी तैयारी को एक सही गति और सही दिशा में आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।